गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो आज हम लोग सॉल्व करते हैं सेट 2 केमिस्ट्री पेपर जो आज आपका मॉर्निंग में हुआ है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को अच्छे से वॉच करना और आज आपको राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद जब भी आप पेपर देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यही लिखेंगे, दोबारा गलती नहीं करेंगे, ठीक है। सभी बच्चे अच्छे से वॉच करना इसको। चलिए सॉल्व करते हैं हम सेक्शन ए सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है, लिपिड्स आर द न्यूक्लिक एसिड इन द प्लांट्स ऑकरिंग इन द प्लांट्स। तो ये फॉल्स है, वो न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है, तो यहाँ पर फॉल्स इसका राइट आंसर है। यहाँ पर इस कंपाउंड का आपको क्या लिखना है, इस कंपाउंड का आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखना है Na3CONO2 6, ठीक है। तो इसका होगा सोडियम हेक्सानाइट्रो, ठीक है। कोबाल्टेट, क्योंकि कोबाल्टेट क्यों लगाएंगे, क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है और ये कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस तरह से आप देख पाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, ये वाला क्वेश्चन जो थर्ड वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मैं उसको बना के दिखाता हूँ। इसका ऑप्शन गलत है, ये जो आप देख रहे हैं पर सेकेंड पर मोल, इसका आंसर गलत है। इसका आंसर क्या होगा वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर है ना, जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है ये मिसप्रिंट है, कुछ यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया, प्रिंट करने में लिखा नहीं गया है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपके पास एक रिएक्शन दिया हुआ है। रिएक्शन क्या है, A+B, और ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है कोई भी प्रोडक्ट C बना रहा है। तो इसके लिए अगर मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखूँ, इसके लिए क्या लिखूँ मैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो R = K⁴ B⁴ तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। रेट लॉ एक्सप्रेशन से ऑर्डर निकल गया 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं ऑर्डर तो 2 ही हो गया, तो यहाँ से हम ले लेते हैं कि जो हमारा रिएक्टेंट है टोटल A+B, इसको एक रिएक्टेंट मान लिया, रिएक्टेंट टोटल का टोटल रिएक्टेंट मान लिया ना, रिएक्टेंट। तो ये हमने एक इक्वेशन बना लिया, R = K⁴ है ना, रिएक्टेंट का पावर ट्वाइस हो गया क्योंकि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या बाहर निकाल लिया, यहाँ से हमने K को बाहर निकाल लिया, ये Ka यहाँ पे निकाल लिया K, ठीक है। तो K = क्या होगा, R जो कि रेट ऑफ रिएक्शन है ना, रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट टू द पावर 2। तो रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन क्या बनेगा, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसका क्या बनेगा, ये जो R आप देख पा रहे होंगे, एक सेकंड देखिए, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है R, ये रेट ऑफ रिएक्शन है R, ठीक है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन का क्या बनेगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, आपको पता ही है, राइट। दूसरा जो रिएक्टेंट का स्क्वायर है वो क्या बनेगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर, उसका स्क्वायर करेंगे, राइट। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये मोल पर लीटर, ऊपर में सेकेंड तो रहेगा, मोल पर लीटर, और ये मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपको सॉल्व करने के बाद लीटर। देखिए नीचे में क्या बचेगा आपका, एक ही ना कैंसिल हुआ जी, नीचे में तो मोल पर लीटर तो बच गया ना, यहाँ पर मोल पर लीटर, तो लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर, पर लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर हो जाएगा, मोल यहाँ पर तो ऊपर जाएगा तो पर मोल, और ऊपर में पर सेकेंड, ये तो बचा ही रहेगा। तो इस तरह से ये बनेगा ऑप्शन। तो यहाँ पर जो प्रिंट है वो गलत हो चुका है, आप इसको थोड़ा सा केयर करेंगे, प्रिंट यहाँ पर गलत हो चुका है, ठीक है, क्लियर है। तो ये आएगा इसका लीटर पर, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर का यहाँ पर आपको क्या निकालना है, यूनिट निकालना है रेट कांस्टेंट का, ठीक है। चलिए उसके बाद बाकी तो आपको आता है क्लोरल और ये क्लोरोबेंजीन ले लेंगे, यहाँ पर क्लोरल और क्लोरोबेंजीन ले लेंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सब आप देख लीजिए, क्लोरल और क्लोरल बेंजीन, ठीक है बच्चा। तो ये सब आप बिल्कुल सही लिखा है बच्चा ने, ये एकदम आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं हम लोग बी वाले पार्ट पर, सेक्शन बी को हम लोग चेकआउट करते हैं। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आपको देखने में क्लियर हो, बाकी आप यहाँ से मेंशन कर लेना, ठीक है। अब आइए, जो सेकेंड सेक्शन बी है उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मिंट बाय मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन 0.1। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हुआ कि 0.1 मोलर ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन, अच्छा देखिए क्या दिया हुआ है, मोलरिटी मतलब 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो ये बिल्कुल सही है, राइट। चलिए सेकेंड क्वेश्चन चेक करते हैं यहाँ से, साइनाइड आर सोल्युबल और आइसोसाइनाइड आर नॉट सोल्युबल इन वाटर। ऐसा क्यों होता है, जो साइनाइड होता है वो सोल्युबल होता है क्योंकि वो आयोनिक कंपाउंड या आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। दूसरा जो साइनाइड होता है, एक आंसर और भी लिख सकते हैं, जो साइनाइड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है वाटर में, जबकि आइसोसाइनाइड कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं बनाता है। ये भी ऑप्शन आप लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये आंसर लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द सुटेबल एग्जाम्पल हाइड्रेट आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्सप्लेन करना है। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या होता है, जहां पर वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाए, अलग अलग आ जाए, वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाए, अलग अलग। सबसे पहले तो वाटर को आप लिगेंड बनाएंगे। वाटर को क्या बनाएंगे, जैसे इस बच्चे ने वाटर को लिगेंड बना लिया, ठीक है, देख पा रहे होंगे आप, वाटर को लिगेंड बना लिया है ना। उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल्स को अलग अलग करते जाओ। एक वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल है, कितने वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पर, 6, तो एक को बाहर निकाल लिया यहाँ पर और Cl को अंदर कर दिया, तो एक Cl इधर आ गया, Cl2, ठीक है। तो बहुत अच्छे, और भी बन सकता है इसका एग्जाम्पल, और बताओ, ये देखो और क्या एग्जाम्पल बना सकते हो आप इसका, ले लेते हैं हम Cr, ठीक है, यहाँ पर H2O कितना बार, एक सेकेंड, H2O कितना बार लेंगे ये हम, अब 4 टाइम्स कर दो, यहाँ पर Cl2 कर दो, क्योंकि हेक्सा ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो 4 हो गए वाटर, 2 हो गए क्लोरीन, और अब यहाँ पर एक ही क्लोरीन बचे और यहाँ पर 2H2O आ जाएगा, क्योंकि 2 वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालते हैं, यहाँ तो 4 ही है ना, 2 बाहर निकाल, तो ये सब हाइड्रेट आइसोमेरिज्म को इंडिकेट करता है, ठीक है। बहुत अच्छे से बच्चे ने एक्सप्लेन किया है, आप देख लीजिए, कोई दिक्कत होगा तो जरूर पूछना बच्चा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट हैपेंस व्हेन एनिलीन रिएक्ट विथ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो शायद ये बच्चा ने 6 नंबर का क्वेश्चन, ये 5वां है ना, तो 5वां नंबर का क्वेश्चन नहीं बना, तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए ये हमारा एनिलीन है, ठीक है, इस एनिलीन की रिएक्शन करवा दिया हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 को तोड़ दीजिए आप, पहले क्या बनाएगा H+ और दूसरा क्या बनेगा HSO4-, ठीक है। तो इसके पास एक लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर H+ को दे देगा, है ना। तो पहले जो बनता है वो क्या बनता है, पहले मैं वही लिख देता हूँ, उसके बाद ये कंपाउंड बना के दिखाऊंगा मैं। ये बना लेता है NH3+, ठीक है, और HSO4-। क्लियर हो गया। आफ्टर दैट जब आप इसको हीट करेंगे, यहाँ से मैं बता देता हूँ आपको, जब आप इसको फर्दर हीट करेंगे तो ये अपने आप को रीअरेंज कर लेता है और ज्यूटर आयन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और ज्यूटर आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं वो बना के दिखाता हूँ जो मैंने पहले बना के दिखाया था। यहाँ पर ये आपका ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, NH3+। आफ्टर रीअरेंजमेंट पहले तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना सकते हैं आप, बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी बना सकते हो, या आप सल्फोनिक, बेंजीन तो नहीं बनेगा क्योंकि एनिलीन है ना, तो एनिलीन के केस में बनेगा। और उसके बाद ये ज्यूटर आयन का फॉर्म, ज्यूटर आयन क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पर निगेटिव चार्ज आता है, तो इस तरह से ये बनता है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इस तरह से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है। चलिए उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि एनिलीन का रिएक्शन हो गया, नाइट्रोबेंजीन, किसका केस आता है हमारे पास, नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन करवाऊं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, चलिए वो भी मैं बना के आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चा, एक सेकेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एनिलीन नाइट्रोबेंजीन इज रेड्यूस्ड विथ, नाइट्रोबेंजीन को रेड्यूस किया जाता है जिंक डस्ट, मतलब जिंक पाउडर के साथ, उसके बाद अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ। तो ये हमने लिया हुआ है जिंक और यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो ये और ये आपका क्या है, नाइट्रोबेंजीन है, ये जो आप देख रहे हैं नाइट्रोबेंजीन है। तो जब इसकी आप रिडक्शन करवाएंगे, जिंक मेटल है तो रेड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, तो ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है एन-फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। क्या बोलते हैं इसको, एन-फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन बोलते हैं। बेंजीन NH और यहाँ पर OH, तो अच्छे से लिख लेना, इसका नाम है एन-फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन, क्योंकि OH लगा है तो हाइड्रोक्सिल और ये अमाइन की तरह। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, लिख लेना इसको अच्छे से, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे जगह था तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है, विल इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सेम फॉर 0.1 मोलर NaCl और 0.1 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो सुक्रोज है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो इसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 ही होगी, है ना। और यहाँ पर NaCl है तो इसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर का 2 वैल्यू हो जाएगा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है ना, तो ये वेंट ऑफ फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो एक इलेक्ट्रोलाइट्स एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो यहाँ पे बच्चे ने लिखा है नो, ये बिल्कुल सही लिखा है, आप इसका आंसर आराम से लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन द फॉलोइंग एंड यूनिट्स विथ फॉर्मूला, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट। तो इसने कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन किया हुआ है, कंडक्टिविटी क्या होता है ना, सी से एक्सप्लेन करते हैं कंडक्टिविटी को। कंडक्टिविटी को कप्पा से डिनोट करते हैं, है ना, कप्पा से डिनोट करते हैं। तो कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होता है, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, या जी से भी डिनोट कर सकते हो आप, राइट। तो इस तरह से यूनिट ये होता है, आप लिख सकते हैं कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होता है, कंडक्टिविटी को जी लिख दो, है ना,
या आप जी से ही डिनोट करते हैं मेनली। कंडक्टेंस को लिखते हैं C इंटू सेल कांस्टेंट को लिखते हैं हम लोग L से इंडिकेट करते हैं, सेल कांस्टेंट, ठीक है। तो कंडक्टिविटी को किससे डिनोट किया जाता है? K से, ठीक है। कंडक्टेंस को C से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर G से भी डिनोट कर सकते हैं। इनटू सेल कांस्टेंट क्या होता है? L अपॉन A, ठीक है, लेंथ इंटू एरिया। तो कप्पा कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है C इंटू L अपॉन A। क्लियर है बच्चा? या कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा K इज इक्वल टू G इंटू G स्टार से सेल कांस्टेंट को डिनोट किया जाता है, G से कंडक्टेंस को डिनोट किया जाता है, K से कंडक्टिविटी को डिनोट किया जाता है। क्लियर हो गया? तो कहीं कहीं पर ये भी मिलेगा। आप जो भी इक्वेशन याद कर लीजिए, एक इक्वेशन जरूर याद रखिए, K इक्वल टू C इंटू L अपॉन A। ठीक है बच्चा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आता है हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी। ये तो इसके डेफिनेशंस हैं, लेमडा m से डिनोट किया जाता है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी आपने पढ़ा होगा। तो K कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, और इसका यूनिट भी आपको बहुत बार पूछा जाता है, ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखने का। सेल कांस्टेंट यहाँ पर पूछा गया, देखिए नीचे में सेल कांस्टेंट भी जो मैं आपको बता रहा था। सेल कांस्टेंट को क्या डिनोट करते हैं हम लोग? यहाँ पर रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एंड एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, बिल्कुल सही लिखा बच्चा ने। यहाँ पर इक्वेशन जरूर लिखना है सेल कांस्टेंट का, सेल कांस्टेंट इक्वेशन जरूर लिखना है। सेल कांस्टेंट को किससे नोट करते हैं हम? G स्टार से, राइट। और ये होता है L अपॉन A, ये लिखना जरूरी है, और ये यूनिट होता है, ठीक है। तो ये लिखना यहाँ पर थोड़ा सा जरूरी है, आप ये याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है और एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट किस तरह से इसको अफेक्ट करता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? मिनिमम एनर्जी होता है, ये तो आपको पता ही है। मिनिमम एनर्जी होता है जो एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को दिया जाता है ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो कैटलिस्ट क्या होता है? लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और एक शॉर्टकट पाथ क्रिएट कर देता है बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो वो भी लिखना, चेंजिंग द ट्रांजिशन स्टेट, बिल्कुल सही है। और ये भी आप लिख सकते हैं, कैटलिस्ट lowers the activation energy by creating an alternate path between the reactant and product। ठीक है बच्चा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होता है और ये सब क्या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं? तो आपको पता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को बोला जाता है, जिसके लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में फॉल करता है, बिल्कुल सही है। अब देखिए ये एटॉमिक नंबर जो है, क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनर ट्रांजिशन का है? तो इनर ट्रांजिशन में दो ब्लॉक आते हैं, एक आता है लेंथानाइड्स और एक आता है एक्टिनाइड्स, है ना। जो लेंथानाइड्स होता है वो 58 से 71 के बीच में लाई करता है, और जो एक्टिनाइड्स होता है वो 90 एटॉमिक नंबर से लेकर के 103 एटॉमिक नंबर तक के बीच में लाई करता है। तो ये आपको चेक कर लेना है कि जो लेंथानाइड्स है, जो लेंथानाइड सीरीज है वो 58 से लेकर 71 तक एटॉमिक नंबर के बीच में। तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए 59, 95, 103, तो ये सब ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, राइट। और एक्टिनाइड्स क्या होता है? 90 से 103, तो ये सब ओरली याद होनी चाहिए, ठीक है बच्चा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपको एक्सप्लेन करना है वर्नर थ्योरी। तो वर्नर थ्योरी तो आपने जानते हैं, वर्नर थ्योरी क्या होता है? फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी बोला जाता है इसको। बहुत अच्छे से बच्चे ने एक्सप्लेन किया ये सब, जिसमें दिखाता है कि बॉन्डिंग के बारे में, बॉन्ड के बारे में, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में एक्सप्लेन करता है। और ये ऑल्सो एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे दो तरह की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। बहुत बढ़िया। और भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर आप बीच में ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना, ठीक है। यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, ये सब भी एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना, ये लिख देना है। उसके बाद प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है? आयोनाइजेबल होता है। सेकेंडरी वैलेंसी आयोनाइजेबल नहीं होता है ना, ये सारे पॉइंट लिखना। सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से डिनोट किया जाता है, प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से डिनोट किया जाता है। तो ये सब भी आप लिख दीजिए, आधा नंबर कटने का भी चांस नहीं बनेगा, राइट। चलते हैं हम लोग सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में देखिए क्या कहता है, शॉर्ट आंसर 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। तो पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे हम कि सर रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। तो बच्चे ने रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन किया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन का आपको क्या करना है? एक्सप्रेशन लिख देना। बहुत अच्छे तरीके से बच्चे ने एक्सप्लेन किया, बहुत बढ़िया। उसके बाद रेट कांस्टेंट क्या होता है सर? रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन ही होता है, जबकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हम क्या मान लेते हैं? यूनिट ले लेते हैं, 1 मोलर ले लेते हैं। बहुत अच्छे से लिखा है। लेट इसने देखो
लेट कर लिया है, लिख लिया प्रोडक्ट, फिर उसने रेट एक्सप्रेशन लिखा है, उसके बाद मोलर कंसंट्रेशन कितना ले लिया, इसको A1 ले लिया, तो R इक्वल टू K। समझ में आई? इस तरह से बिल्कुल अच्छे से लिखा है बच्चे ने, बहुत ज़बरदस्त लिखा है, आराम से 3 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यूजेज ऑफ एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन मतलब क्लोरोफॉर्म है ना, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। तो ये कहाँ यूज करता है? सबसे पहले इसका यूज लिखेंगे, बहुत अच्छे से हेडिंग रखा है बच्चे ने कि सबसे पहले हमने यूजेज लिखा, उसके बाद उसकी इफेक्ट लिखा, और यूजेज के अंडर क्या लिखेंगे हम लोग? पैरामेटर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, डाइज में और ये सब में आप जानते हैं। इफेक्ट क्या होता है? एनवायरमेंटल इफेक्ट आपको पता ही होगा, टॉक्सिक होता है, कॉजिक, कार्सिनिक्स होता है, ये मतलब कॉजेस कैंसर होता है। तो ये सब आपको लिख देना बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, व्हाट हैपेंस व्हेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल इज हीटेड विथ कॉपर मेटल एट 570 डिग्री। तो देखिए इस बच्चे ने थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्टकट लगा दिया है, आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को जब आप हीट करेंगे कॉपर के साथ और 570 केल्विन पर, तो क्या क्या देगा आप समझिए, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए पहला होता है हमारे पास प्राइमरी, मतलब क्या? 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन आप लिख लेना खुद से, मैं इसे समझा देता हूँ। 1 डिग्री अल्कोहल को कॉपर के साथ रिएक्शन करवाएंगे और 570 केल्विन पर हीट करेंगे, तो ये आपको एल्डिहाइड देगा। क्या देगा सर? एल्डिहाइड देगा। क्लियर है? 2 डिग्री, जो 2 डिग्री अल्कोहल होगा, समझ रहे हैं हमारे पास, सेकेंड लिख लेता हूँ, 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल ये आपको क्या दे देगा? ये आपको कीटोन दे देगा। क्या दे देगा? कीटोन दे देगा। और जो तीसरा कौन बच गया? 3 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, तीसरा जो 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल को अगर आप कॉपर और 570 पे हीट करते हैं, कॉपर और 570 पे हीट करते हैं, तो ये आपको अल्कीन दे देगा बच्चा। 3 डिग्री अल्कोहल अल्कीन देता है। रिएक्शन आप देखना, अपने टीचर से पूछना, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। ये रिएक्शन आप खुद लिखेंगे, अदरवाइज वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, मैं लिख के भी आपको दिखा देता। बट आपको ये याद रखना है कि 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन और 3 डिग्री अल्कोहल 570 पे हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो आपको अल्कीन देगा। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड एंड हाउ दे आर क्लासिफाइड। तो बिल्कुल सही है, न्यूक्लिक एसिड को तो आराम से आप डिफाइन कर सकते हैं ना। यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? मोनोमर। ये न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड का मोनोमर्स होता है, मतलब न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर मोनोमर होता है और ये लॉन्ग चैन पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का। राइट, यहाँ पर लिख देखा है क्रोमोजोम का ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये सब। तो न्यूक्लिक एसिड कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियाई ऑफ द एवरी सेल पाया जाता है। ओके, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड मोनोमर है, एन न्यूक्लियोटाइड ले लिया, न्यूक्लिक एसिड बना दिया। कितना जबरदस्त बच्चे ने लिखा है। और ये 2 टाइप के होते हैं, डीएनए आरएनए। डीएनए का कंस्टिट्यूएंट के पार्टिकल्स, मतलब डीएनए किस किस से मिलकर बना होता है? तो हेट्रोसाइक्लिक बेस है ना, फॉस्फोरिक एसिड और 5 कार्बन सुक्रोज से मिलकर बना होता है ना, पेंटोस शुगर जिसको बोलते हैं, इससे मिलकर बना। तो इस तरह से आप लिखेंगे, आराम से नंबर आएगा आपको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन, 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कैलकुलेट करना है, जबकि डेंसिटी आपको दिया हुआ है। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चा। यहाँ पर ये बच्चे ने क्वेश्चन गलत बनाया हुआ है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको गिवन मास ऑफ NaOH दिया हुआ है, कितना? 40 ग्राम। और आप जानते हैं कि 40 ग्राम ये दिया हुआ है, और NaOH का मोलर मास कितना होता है? NaOH। तो आप निकाल सकते हैं ये 40 ग्राम आएगा। तो यहाँ से सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकाल लीजिए। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये कितना आ गया? 1 मोल। राइट, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकाल लिया। अब आपको क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? अब आपको दिया हुआ यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 1 लीटर, है ना, ये तो दिया हुआ है। तो यहाँ इसको ml में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि डेंसिटी ml में दिया हुआ है। राइट, सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml में दे रखा है। तो ये भी 1000 ml, और डेंसिटी आपको कितना दिया हुआ है? 1.038 ग्राम पर ml ये दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 1.038 है ना, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 1000, क्योंकि वो ml में है, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो 1038 ग्राम आ गया। तो ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, ये क्या हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन है 1038 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया आपका 1038 ग्राम। अब मास ऑफ वाटर, सॉल्यूट कितना है? सॉल्यूट है 40 ग्राम। सॉल्यूट कितना है? 40 ग्राम, ये आपको गिवन मास है। तो अगर सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास माइनस कर लें तो हमने मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाना। तो मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर का मास निकाल लेना है, कितना? मास ऑफ सॉल्यूशन। अरे बच्चा दिख रहा है, ये क्या है आपका? मास ऑफ सॉल्यूशन, और ये 40 क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट।
NaOH, तो ये 998 आ गया मास ऑफ वाटर। तो हमने जब मास ऑफ वाटर निकाल लिया, उसके बाद निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास निकल गया 998, मोलर मास कितना हो रहा वाटर का 18, तो ये आ गया 55.4 मोल्स, राइट। उसके बाद मोल फ्रैक्शन निकाल लेते। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH पूछ रहा है, तो मोल ऑफ NaOH डिवाइड बाय मोल ऑफ NaOH प्लस मोल ऑफ वाटर। तो मोल ऑफ NaOH कितना है 1, मोल यहाँ पे मोल ऑफ NaOH 1 और मोल ऑफ वाटर कितना निकाला 55.4। इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो ये आ गया 0.017, राइट। तो यहाँ से हमने निकाल लिया बच्चा मोल ऑफ NaOH कितना आ गया हमारे पास 0.017। उम्मीद है आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। ये वीडियो इस तरह से आप देख लेना अच्छे से। मैं धीरे धीरे इसको स्लाइड कर रहा हूँ ताकि आप इसको लिखना चाहते तो आप लिख भी सकते हैं, राइट। इसको वीडियो पॉज करके आप अच्छे से मेंशन कर लेना। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। आपको मोलरिटी दिया हुआ है ना, एसिटिक एसिड की कितना दिया हुआ है और कंडक्टिविटी भी दिया हुआ है। कंडक्टिविटी साइमन पर सेंटीमीटर है ना, कंडक्टिविटी भी दे रखा है। तो कहता है मोलर कंडक्टिविटी निकालिए। तो यहाँ पर K का वैल्यू कंडक्टिविटी दे रखा है 7.8, ठीक है। मोलरिटी आपको ये कैपिटल M दिख रहा है, यहाँ पर कैपिटल M है, मतलब ये मोलरिटी को इंडिकेट करता है। तो मोलरिटी दिया हुआ है यहाँ पर, ये वैल्यू पुट कर दिया हमने। उसके बाद लैम्डा M मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है, तो K इंटू 1000 अपन मोलरिटी वैल्यू पुट कर दीजिए 32.76। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया बच्चे ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाफ लाइफ टाइम को इंडिकेट करना है, एक्सप्लेन करना है, और कैसे ये इनिशियल कंसंट्रेशन पर इंडिकेट करता है उसको भी एक्सप्लेन करना है। तो हाफ लाइफ टाइम क्या होता है ये तो आपको पता होना चाहिए। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? जहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अच्छे से बच्चे ने एक्सप्लेन किया है, देख लीजिए आंसर कितना अच्छे से लिखा है। उसके बाद अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं, यहां पर भी किसकी बात कर रहा है, वो फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा है। सॉरी ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, यहां पर देखिए फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा है ना। फर्स्ट ऑर्डर के केस में क्या होता है, K का वैल्यू इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं 2.303 अपॉन T log A नोट अपॉन 80, ठीक है। यहां पर ये सब लिख दिया बच्चे ने। यहां पर 80 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 अगर हाफ लाइफ टाइम है तो 80 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर A नोट अपॉन 2 है ना, A नोट अपॉन 2 80 का वैल्यू हो जाएगा। तो ये वैल्यू पुट कर दिया इसने, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चे। आप देखिए बहुत अच्छे तरीके से लिखा है बच्चा ने, इस तरह से आपको एक्सप्लेन कर देना है। देख लीजिए वीडियो पॉज करके अच्छे से मेंशन करना, और ये आ जाता है हमारा T हाफ का वैल्यू आ जाता है 0.693 अपॉन K। इस तरह से पूरा एक्सप्लेन करना है, और बाद में देख लो यहाँ पर सब कुछ लिखा है बच्चे ने, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। और बाद में आपको एक्सप्लेन करना है, इट ऑब्जर्व दैट द एक्सपेरिमेंट एक्सप्रेशन शोज दैट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ए नोट तो कहीं नहीं आया ना यहाँ पर, तो नहीं करता है। क्लियर है, यहाँ तक ऐसे लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास बच्चा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, बायडेंटेट लिगेंड क्या होता है, तो बहुत बार कर चुके हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है एक्सप्लेन कर देना, उसका एक एग्जांपल जरूर देना है। बायडेंटेट लिगेंड क्या है, 2 डोनर साइट्स और इसका ऑक्सिलेट EN, ये सब आप लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्या आता है देखिए, एक्सप्लेन हेलोएरिन्स आर मच लेस रिएक्टिव देन द हेलोअल्केन टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक एसिड रिएक्शन की तरफ हेलोएरिन कम रिएक्टिव होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हेलोएरिन के केस में जो CX बॉन्ड होता है, देखो ये बच्चे ने डायग्राम बना के दिखाया, ये जो CX बॉन्ड होता है यहाँ पर इस CX बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है ड्यू टू रेजोनेंस। तो CX बॉन्ड इन हेलोएरिन्स एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, व्हाइल CX बॉन्ड इन हेलोएरिन्स आर पुअर सिंगल बॉन्ड, फुल्ली प्योर सिंगल बॉन्ड। बहुत अच्छे से लिखा है। और जब यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा, है ना, डबल बॉन्ड की ज्यादा होती है। हेंस द स्ट्रेंथ ऑफ हेलोएरिन्स, हेंस द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हेलोएरिन्स इज मोर देन द हेलोअल्केन। बहुत अच्छे से लिखा है, आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी में देखिए, सेक्शन डी क्या कहता है, सेक्शन डी कह रहा है व्हाट इज नर्स्ट इक्वेशन। तो पहले नर्स्ट इक्वेशन को एक्सप्लेन करना है। हाउ कैन इट बी अप्लाई टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको हमको कैसे यूज करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए, और इस रिएक्शन के केस में, या फिर आप ये प्रोडक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं नर्स्ट इक्वेशन को कैसे एक्सप्लेन करना है। नर्स्ट इक्वेशन का ये बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टेम्परेचर और मेटल आयंस के केस में एक्सप्लेन करता है, ठीक है। ये एक्सप्लेन कर दिया। वहाँ पर डेल्टा जी, ये देखो पूरा लिखा हुआ बच्चे ने, और फिर डेल्टा जी इक्वल टू ये होता है, हम जानते हैं, लिखा है बच्चे ने, एज वी नो दैट। उसके बाद डेल्टा जी का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया, डेल्टा जी नोट का वैल्यू पुट कर दिया, RT ln Q लिखा है यहाँ पर, डिवाइड NF से कर दिया। पूरा कैलकुलेशन किया है बच्चे ने यहाँ पर, और E सेल इक्वल टू आ गया E नोट सेल माइनस 2.303। और जब इस सारे वैल्यू को कैलकुलेट किया, तो उसके लिए 0.6
0.06 आ जाता है, ये तो पता ही आपको। इस तरह से ये सब एक्सपेंड कर देना, ठीक है। उसके बाद एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो गया, ये रिएक्शन इस केस में, ये वाला जो केस है, ये वाला इधर देखो, ये वाला जो केस है, ये वाला केस, इस केस के लिए एनोड का रिएक्शन, कैथोड का रिएक्शन। उसके बाद ईएमएफ ऑफ सेल, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये सब कुछ लिखा है और यहाँ पर ये वैल्यू आता है, ये सब आपको एक्सपेंड करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना एक बच्चे ने ये थोड़ा सा मिस किया है, इक्वेशन नहीं लिखा, ये तो वैल्यू कैलकुलेट कर दिया, इक्वेशन नहीं लिखा इसने, तो मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख देता हूँ। इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल, ठीक, ये तो सही है, माइनस यहाँ पर क्या देंगे हम 0.06 अपॉन, अब यहाँ पर n जो आपका टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, 2 लिखेंगे, है ना। तो इसको कैलकुलेट कर लेना और यहाँ पे लिखेंगे लॉग, ठीक है। और यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2, इस तरह से लिखेंगे। तो ये नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ पे ये बच्चे ने छोड़ दिया है, तो ये आपको लिखना है। पता चला आपको, पता चला। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ई सेल, देख लो, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, ई नोट सेल माइनस क्या लिखेंगे 2.303 RT डिवाइडेड बाई NF। तो N का वैल्यू पता है ना, यहाँ पर 2 होगा। जिंक कॉपर सेल में N की वैल्यू कितनी होती है, जिंक N की वैल्यू 2, तो यहाँ पर 2F और यहाँ पर क्या देंगे लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2, ठीक, डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2। तो ये इक्वेशन लिखना बच्चे ने छोड़ दिया, तो ये आप जरूर लिख लेंगे, ठीक है बच्चा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फॉर्म्स कलर्ड कंपाउंड्स। तो सबसे पहले ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर्ड कंपाउंड क्यों शो करता है, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी, सॉरी, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अवेलेबिलिटी ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होता है और वैकेंट डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, और ये सब का देखो इक्वेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है बच्चे ने। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखा है यहाँ पर बच्चे ने। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 3 लिखना है, ये +2 +3 नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ +3 होता है, ठीक है, क्योंकि वो आर्गन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आर्गन इनर्ट गैस में कन्वर्ट होना चाहता है तो +3 आप एक लिख दो, +3, बाकी सब इसका सही है। देखिए इस तरह से बच्चे ने ऐसे ही लिखना आपको, ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना। उसके बाद यहाँ पर सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये सारे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद देखिए ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो कलर्ड कंपाउंड बनाता है, क्यों, ड्यू टू इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, ठीक है, इन सॉलिड स्टेट और द एक्वस स्टेट, सब में बनाता है। तो ये स्कैंडियम है 3D0, यहाँ पर कलरलेस होता है, क्रोमियम 3D3 ग्रीन होता है, Mn+2 3D4 पर्पल होता है। बच्चे ने बहुत अच्छे से लिखा है, आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कलर्ड कंपाउंड ऑल्सो बनता है, कलर्स कंपाउंड शो करता है, क्यों, ड्यू टू डी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो ये सब आपको पूरे एक्सप्लेन कर देना 5 नंबर में, तो अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का सेकेंड पार्ट है, K2Cr2O7 क्रोमाइट ओर से कैसे बनाया जाता है, सोडियम सल्फाइड और पोटासियम आयोडाइड Ki के साथ कैसे रिएक्शन करता है, और ये पोटासियम क्लोराइड और H2SO4 ये क्या इसके साथ कैसे रिएक्शन करता है, ठीक है। ये तीनों रिएक्शन तो आपने पढ़ा होगा, मैं इसको आपके ऊपर छोड़ता हूँ, यू विल डू योरसेल्फ, ठीक है। उसके बाद देखिए इस बच्चे ने जो क्वेश्चन किया है वो क्वेश्चन किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन अल्डोल कंडेंसेशन, रामाटैमन, कैनिजारो। तो अल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, ये सब अच्छे से लिखा है बच्चे ने, पूरा थ्योरी लिखा है। उसके बाद ये रिएक्शन इंडिकेट क्या, तो रिएक्शन भी आपको लिखना है, ठीक है, इस तरह से देख रहे हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट आता है रामाटैमन। तो रामाटैमन क्या होता है, रामाटैमन रिएक्शंस, यहाँ पर फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ होता है, ये पूरा बच्चे ने थ्योरी भी लिखा है। और इसके बाद यहाँ पर ये फिनॉल लिया और ये पूरी की पूरी रिएक्शन, जहाँ पर क्या बनता है 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है, 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है ना, बेंजल्डिहाइड बनता है, ठीक है। तो सैलिसल्डिहाइड भी इसको बोलते हैं, सैलिसल्डिहाइड भी बोलते हैं। तो इस तरह से आपको ये इक्वेशन भी आता होगा, आपने बहुत अच्छे से कवर करे हैं, ये सब आप अच्छे से लिख पाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैनिजारो रिएक्शन।
कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए कंपाउंड के पास, तो हम क्या ले लेते हैं, मिथेनॉल ले लेते हैं। मिथेनॉल एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो मिथेनॉल ले लेते हैं और मिथेनॉल 2 यूनिट लेते हैं। तो ये यहाँ पर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। कौन सा रिएक्शन शो करता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इन द स्ट्रॉन्ग बेस, और हिट करते हैं। तो एक बना लेता है उसका सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना लेता है, दूसरा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। जितना कार्बन है उतना ही कार्बन का एसिड का सॉल्ट और उतना कार्बन का अल्कोहल। क्लियर है यहाँ तक, ये सब क्लियर है। तो ये सभी बच्चे इसको अच्छे से मेंशन करना, ऐसा ही आंसर आपको लिख के आना है, राइट। यहाँ पर एक क्वेश्चन और छूटा हुआ है जो आप खुद करेंगे, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा। डिस्कस द ब्रीफ मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक्सप्लेन करना है SN1 SN2 ये एल्डिहाइड और कीटोन के केस में, ठीक है। तो इसको आप करेंगे, अदरवाइज कहीं ना कहीं फिर दूसरा टेस्ट में आपको ये आ ही जाएगा, तो वहाँ पर फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके बच्चा, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और पूरा जी जान से पढ़ाई करते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल प्यारे बच्चों।